हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है एईडीओ जनरल साइंस के सीरीज का। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और 1 वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ये होता है 1 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चार्ज ले रहा हूँ, ये क्यू चार्ज है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि इसके अंदर दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। और इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक इन्फिनिटी पर एक छोटा सा चार्ज है। अगर मैं उस चार्ज को किसी तरह इस ए पॉइंट पर ले आऊं, उस चार्ज को ए पॉइंट पे ले आऊं, फिर उस चार्ज को मैं बी पॉइंट पर ले आऊं, तो उसको लाने में जो मुझे वर्क डन लगेगा, यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन हो जाएगा। मतलब 1 joule of work in bringing a unit positive charge from infinity to that particular point would be termed as a potential। वो पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब 1 joule of work done लगेगा, 1 जूल का वर्क डन लगेगा जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाकर रख दें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा। जैसे यहाँ पर इस चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से ला करके यहाँ पर ए पॉइंट पे रखा, तो ए पॉइंट पे एक पोटेंशियल डेवलप किया। फिर इस चार्ज को मैंने बी पॉइंट पे रखा, तो बी पॉइंट पे एक पोटेंशियल डेवलप किया। तो ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में, कि ये चार्जेस पे एक प्रेशर लगाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी बनाऊं, ये है बैटरी। बैटरी का जो रोल होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में करंट तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस उसको क्रिएट करके देगा बैटरी। यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव कैप, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग मानते हैं कि करंट का फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जबकि अगर मैं ये ऐसे बनाऊं कि ये एक हाई पोटेंशियल है, ये एक लो पोटेंशियल है, तो करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से, जिसको मैं प्लस कह रहा हूं, यहाँ से आई निकलेगा, करंट निकलेगा, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और इस लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस लो पोटेंशियल पे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड इस लो पोटेंशियल पर ज्यादा है। और अगर इस सेल को मैं मान लूं कि ये 20 वोल्ट का कोई सेल है, तो यहाँ से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऊपर 20 वोल्ट का पोटेंशियल ले करके इस तरफ बढ़ेगा, और वो जब लौटेगा तो उसकी जो पोटेंशियल होगी वो जीरो हो जाएगी। फिर वो यहाँ से रिचार्ज करेगा, फिर वो यहाँ से जाएगा। तो बैटरी के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर जाता है तो उसमें भी उसका जो पोटेंशियल कम होता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बैटरी के अंदर चलता है, जिसके कारण से, इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के कारण से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, और बैटरी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैटरी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ चल रहा है, ये एक फोर्स क्रिएट करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्योंकि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब अगर मैं ये कोई वायर ले लूं, ये कोई वायर है, और इस वायर को इस बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, इस वायर को इस बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, अगर मैंने इसके वायर को इस बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जैसे ही इस वायर में यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होने लगेगा और इसके अंदर जाएगा,
तो बैटरी से कनेक्ट करते ही इस वायर में भी पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसके पास ना ही मैग्नीट्यूड था ना ही डायरेक्शन था। तो बैटरी से कनेक्ट करते ही इसको मिल गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसको फोर्स मिला, वो फोर्स इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। अब इस वायर के अंदर होगा रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टिविटी भी होगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि R इज ये। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट किसी भी, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं और उसमें कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट सीधा सा मतलब ये बताता है कि ये जो R है वो जब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये काम है कांस्टेंट का, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A। और ये जो रो है इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी उस मटेरियल मीडियम को डिनोट करता है कि वो जो मटेरियल है वो किस चीज का बना है, इस चीज को रेसिस्टिविटी डिनोट करता है। और अब अगर हम इसके यूनिट्स को देखें तो हम देखेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी का यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसके यूनिट्स देख सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू A बाई L, और यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होता है मीटर। तो यहाँ से मीटर से ये स्क्वायर कट गया, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर और रेसिस्टेंस का यूनिट आ गया ओम। रेसिस्टेंस इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर का मैं लेंथ बढ़ा दूं तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के साथ उसमें हीट डेवलप होगा जिसके कारण से वायर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वायर बीच में से टूट सकता है। तो पावर का सप्लाई अच्छे प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। और पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पोटेंशियल को बढ़ाएं या फिर करंट को बढ़ाएं। तो नॉर्मली हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा के रखते हैं और करंट को मिनिमाइज करके रखते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इसमें करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करते हैं। और वायर में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है लेकिन वो अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता है जब तक उसे फोर्स ना मिले। और वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके पास वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है जो इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रोवाइड करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो हमेशा अनस्टेबल न्यूक्लियस से होता है, अनस्टेबिलिटी के कारण वो होता है। तो रेडियो एक्टिविटी इसका जो फाउंडर है वो है हेनरी बैक्यूरियल। ये इसका फाउंडर है और मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरियल और क्यूरी, ये इसका फाउंडर है। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सन एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 10⁻⁷ केल्विन। इतना टेम्परेचर चाहिए तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है। तो सन किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन करता है और
हम लोग किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि सन किस तरह से ये चीज कर पाता है। तो हम जानते हैं कि सन का जो इनर कोर होता है, सन के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके पास प्लाज्मा होता है, मैग्नेटिक चार्ज का वो ट्रांसफर करवाता है, रेडिएटिव जोन से वो रेडिएट करता है और वो इसी तरह आगे प्रोपेगेट करता है, रेडिएटिव जोन फिर कन्वेक्टिव जोन, और उसी तरह उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्जेस के फॉर्म में वो आगे प्रोपेगेट करता है और वो फिर कोरोनल मास इजेक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सन बनाऊं, ये सन मैंने बनाया, तो सन का जो कोर का टेम्परेचर होता है ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो सन के कोर का टेम्परेचर होता है। ये होता है सन के कोर का टेम्परेचर। और सन में बहुत सारे जोन्स होते हैं, जैसे टेकोक्लाइन होता है, ये होता है टेकोक्लाइन, टेकोक्लाइन होता है पहला जोन। दूसरा होता है कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। तीसरा होता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन्स, रेडिएटिव जोन्स। ये तीन जोन्स सन में प्रेजेंट होते हैं। तो सन का जो इनर कोर का टेम्परेचर इतना होता है और आउटर कोर, जिसको हम लोग कोरोना भी कहते हैं, जो कि क्रिसेंट शेप का होता है। ये जो कोरोना होता है आउटर, जो हम लोग को सोलर इक्लिप्स के टाइम में दिखता है कोरोना, उसका शेप होता है क्रिसेंट, क्रिसेंट शेप का ही होता है। और ये जो आउटर सरफेस होता है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, और इस फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सन के हर एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जहां से उसे एनर्जी मिल रही है, तो उसका टेम्परेचर है 10⁻⁷ केल्विन। तो सन के लिए ये टेम्परेचर क्रिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। इन हमारे पास अर्थ में हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है कि हम इतना टेम्परेचर क्रिएट कर सके। तो ये चीज होता है। अब ये कैसे होता है, अगर सन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो जरूर उसमें मैग्नेट भी बन रहा होगा। तो मैग्नेट बनने के लिए भी उसके पास आयरन होना चाहिए। तो ये किस तरह से हो पा रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग सोलर डायनेमो, सोलर डायनेमो। और एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो ये सोलर डायनेमो क्या होता है ये देखते हैं, और फिर देखते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या होता है। तो सोलर डायनेमो सबसे पहले देखते हैं। ये मैंने बना दिया सन। तो सन में क्या होता है, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, फिर ये हीलियम आगे जाकर के कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में, फिर ये आगे जाके कन्वर्ट हो जा रहा है आयरन में। इस तरह से ये जो कन्वर्जन है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस, न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। अब सन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है सन में, और उसका जो सन का जो रोटेशन होता है, सन का जो रोटेशन होता है इक्वेटर पे, वो ऑलमोस्ट जो है 25 डेज में हो जाता है, और पोल पर होता है 38 डेज में होता है। और सन का जो ये जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हर 11 ईयर्स पर, हर 11 ईयर्स पर सन अपनी पोलैरिटी को फ्लिप करता है 11 ईयर्स पर। इसी चीज को कहते हैं सोलर डायनेमो, इसको कहते हैं सोलर डायनेमो, सोलर डायनेमो इसको कहते हैं, सोलर डायनेमो इसको कहते हैं। और सन सोलर फ्लेयर्स को रिलीज करता है, सोलर फ्लेयर्स को सन रिलीज करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में सन से जो कोरोनल मास इजेक्शन रिलीज होता है, कोरोनल मास इजेक्शन और कुछ नहीं है, प्लाज्मा ही है। मतलब ये एक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्जेस है जो रिलीज होता है, वो मून पर, क्योंकि मून का जो एटमॉस्फेयर काफी मिनिमम था, है ही नहीं मून पे एटमॉस्फेयर, बहुत कम है। तो मून पर ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या कर रहा है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे रहा है मून पर, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे रहा है। अब हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो हीलियोसेंट्रिक है, वो है हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक है, वो जियोसेंट्रिक नहीं है, वो हीलियोसेंट्रिक है। और मून की स्टडी को कहते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। मून पे जो है बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उसे कहते हैं क्रैटर्स, उसे कहते हैं क्रैटर्स। तो इस तरह से न्यूक्लियोसिंथेसिस, और ये है सोलर डायनेमो। अब
हमारा अगला टॉपिक है लैप्स रेट। ये लैप्स रेट क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली 3 चीजों से बना है, और सन का क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, सन का टेम्परेचर जैसा मैंने बताया 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और अगर किसी चीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, लेकिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उतना नहीं है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है 15 डिग्री सेल्सियस है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। और अगर सन का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है तो सन से निकलने वाले जो रेडिएशंस है उनका जो वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो ये वेवलेंथ काफी कम हो जाएगा। मतलब सन से जो रेज निकलते हैं उसमें भी जो रेज निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं बीटा अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलते हैं ये जो रेज निकलते हैं इनका ये वेव्स फॉर्म कर रहे हैं, ये जो वेव्स है इनका जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ होता है शॉर्ट वेव्स में। ये मतलब वेव्स होते हैं शॉर्ट वेव्स। तो सन से जो वेव्स निकलते हैं वो होते हैं शॉर्ट वेव्स। और ये जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मतलब ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और ये वेव नेचर भी शो करता है। तो अर्थ के बाहर ये वेव के फॉर्म में रहता है, अर्थ के अंदर वो पार्टिकल के फॉर्म में बन जाता है। इसी को पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब होता क्या है, जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे पहले जो है वाटर वेपर है, पहला लेयर वाटर वेपर है, इसी से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना है, वाटर वेपर है। और हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर में है डस्ट पार्टिकल। और हमारे एटमॉस्फेयर में है नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है। इसी में अगर मैं केमिस्ट्री में देखूं तो एक गैस होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ये जो प्रोड्यूसर गैस है वो बनता है CO प्लस N2 से। और इस प्रोड्यूसर गैस का हम लोग यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन में। CO प्लस N2 से बनता है प्रोड्यूसर गैस और इसका यूज करते हैं हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन में। मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। और एक गैस होता है, इसको कहते हैं वाटर गैस। वाटर गैस, ये जो वाटर गैस है इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2 और इसका यूज हम लोग करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल के फॉर्म में हम लोग वाटर गैस का यूज करते हैं। अब ये जो गैस है, सबसे पहले हमें पता है कि सॉलिड होता होगा। सॉलिड को जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड को फिर एनर्जी देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो सॉलिड को जो एनर्जी दिया गया और वो एनर्जी लेके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो एनर्जी लेके जो कन्वर्ट हुआ उसको कहते हैं लेटेंट हीट। छुपी हुई जो एनर्जी है वो उसको लेकर के वो लिक्विड में चला गया और फिर लिक्विड से वो गैस में आ गया। तो लेटेंट हीट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है गैस में, स्टीम में बहुत ज्यादा हीट होता है। तो सबसे ज्यादा जो लेटेंट हीट होता है वो इसी में होता है, गैस में। तो अब ये जो बीटा अल्ट्रावायलेट रे है ये अर्थ पे आता है, अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और क्योंकि शॉर्ट वेव्स में करता है। और हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो ज्यादा है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस है या फिर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जिस तरह से शॉर्ट वेव्स ये आया, ये शॉर्ट वेव्स यहाँ स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करते ही इस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर काफी कम है, इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्योंकि पहले से ही बहुत सारी गैसेस रहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें से भी मेनली मीथेन होता है, मीथेन होता है। वाटर वेपर भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन भी है। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग एजेंट होता है, रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग एजेंट होता है वो होता है फ्रीऑन्स। जो कूलिंग एजेंट होता है उसे कहते हैं फ्रीऑन्स। तो ये फ्रीऑन्स के कारण ही रेफ्रिजरेटर में ठंडा हो पाता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखें, जैसे क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड
इसका फॉर्मूला होता है CaO। एक होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अब एक गैस होता है, एक केमिकल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड होता है एक सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3। इस सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर में सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग और चीजें भी देखते हैं, जैसे एक होता है जिंक ऑक्साइड। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है। और जिंक होता है, जिंक का यूज हम लोग करते हैं बैटरी में, और बैटरी का फाउंडर है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। और बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बिना बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट का फ्लो सर्किट में नहीं होगा। और करंट के फ्लो के लिए सर्किट को कंप्लीट भी होना चाहिए। और अर्थ जो होता है वो जीरो पोटेंशियल पर होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का प्रेशर होता है जिसका यूनिट होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। और वो प्रेशर किस पे लगाता है, चार्जेस पे लगाता है। और चार्जेस भी कौन से चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे वो लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का मास वैसे तो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसका जो मास हम लोग एज्यूम करते हैं वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसको रेस्ट मास भी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो तो भी इसका यही मास होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया मास। अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उस इलेक्ट्रिकल वायर में कॉपर का यूज होता है। कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर में। तो इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होता है कॉपर का, कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर में। और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स में एक होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड्स। क्यूप्रस ऑक्साइड्स का यूज होता है पेस्टिसाइड्स में और रेड ग्लास में। क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज होता है रेड ग्लास में, रेड ग्लास में यूज होता है। और इसका यूज होता है पेस्टिसाइड्स में। और एक होता है एक्वा रेजिया, एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया। इसको मैं नीचे बता देता हूँ। एक्वा रेगिया क्या होता है, जब 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड लिया जाए, हाँ, तो एक्वा, एक्वा रेगिया होता है जब 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड लिया जाए, 1 नाइट्रिक एसिड लिया जाए, HNO3 लिया जाए, तो उसको कहते हैं एक्वा रेगिया। और एक होता है आयोडीन। आयोडीन का हम लोग यूज करते हैं, आयोडीन का यूज हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक में हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। और अमोनिया का यूज करते हैं NH3। NH3 का यूज हम लोग करते हैं आइस के फैक्ट्री में। आइस के फैक्ट्री में हम लोग करते हैं अमोनिया का यूज। और लाफिंग गैस होता है, लाफिंग गैस को बोलते हैं N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं एक तो लाफिंग गैस के फॉर्म में करते हैं, और दूसरा करते हैं सर्जरी। जब सर्जरी किया जाता है उसमें भी इसका यूज होता है। अब एक होता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बायो से डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम लोग स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है, ग्लूकोज होता है मोनोमर। प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता है, हम लोग स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जब बकल कैविटी यानी कि माउथ, बकल कैविटी में फूड जाता है बकल कैविटी में फूड जाता है तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। वो भी वहां पर माउथ में दो एंजाइम होता है, इसको कहते हैं हम लोग, एक कहते हैं माल्टोज और दूसरा कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज। और इसी सेलिवरी एमाइलेज को कहते हैं टाइलिन, इसी को कहते हैं टाइलिन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो माउथ से ही होता है। और एक होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर के 3.5 तक इसका पीएच होता है। अब जो हमारा डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में किस तरह से होता है, अब हम ये देखते हैं। इंटेस्टाइन भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखेंगे और वो किस तरह से फंक्शन करता है उसको देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है, यहां मैं लिख देता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट होता है। पहला होता है डिओडेनम, पहला होता है इसका डिओडेनम। तो डिओडेनम में क्या होता है, जैसे ही फूड डिओडेनम में एंटर करता है लीवर से बाइल जूस निकलता है और वो उस फूड में कंबाइन हो जाता है। और ये बाइल जूस क्या करता है कि जो मीडियम होता है उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो डिओडेनम में क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही फूड जो है वो जैसे ही वो डिओडेनम में एंटर किया, लीवर जो है बाइल जूस भी सिक्रेट कर देता है। लीवर जो है बाइल जूस भी सिक्रेट कर देता है और ये बाइल जो होता है, बाइल जूस, वो बाइल पिगमेंट्स कंटेन करता है। बाइल जूस में क्या होता है, इसमें होता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में होता है बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन होता है इसमें, और इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल और इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब बाइल पिगमेंट्स में होता है। तो ये लीवर क्या करता है, जैसे ही फूड एंटर करता है डिओडेनम में, लीवर तुरंत बाइल जूस को सिक्रेट करता है। अब वो बाइल जूस जाकर के फूड में मिक्स होता है और वो जो मीडियम होता है एसिडिक मीडियम का, उसका ये एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। और उसी समय पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो होता है वो तीन हॉर्मोन्स सिक्रेट करता है, उसे भी देख लेते हैं। कि पैनक्रियाज के तीन सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज का तीन सेल्स होता है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा सेल्स के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, बीटा सेल्स के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से वो सिक्रीट करता है इंसुलिन को, और यही इंसुलिन डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्फा और गामा, एक में ग्लूकागॉन होता है, एक में सोमैटोस्टैटिन होता है। इसमें होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, और इसमें होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। अब डायबिटीज भी जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज मिलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो हमने देखा कि डिओडेनम में जैसे ही फूड आता है बाइल, लीवर बाइल को सिक्रेट करता है और वो बाइल जा करके मिक्स हो जाता है फूड में, और पैनक्रियास तुरंत पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और वो भी फूड में कंबाइन हो जाता है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन, पहला एंजाइम होता है इसमें ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टॉन्स में, प्रोटीन और पेप्टॉन्स को वो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन और पेप्टॉन्स को, प्रोटीन
ये प्रोटीन। अब प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और प्रोटीन के सिंथेसिस में नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और यही प्रोटीन से फिर अमीनो एसिड्स बनता है। तो प्रोटीन और पेप्टोन्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। इसको कन्वर्ट करता है ये पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में, ये कन्वर्ट कर देता है। अगला होता है इसमें एमाइलेज। एमाइलेज करता है स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट। ये भी मैं लिख देता हूं कि दूसरा जो एंजाइम होता है इसके अंदर वो होता है एमाइलेज। दूसरा एंजाइम होता है एमाइलेज और एमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल शुगर में। एक सेकंड में यहां लिख देता हूं कि एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, सॉल्युबल शुगर में एमाइलेज कन्वर्ट करता है। तीसरा होता है लाइपेज। ये लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड फैट्स को, फैट का फॉर्मेशन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इमल्सिफाइड फैट्स को ये ग्लिसरॉल इमल्सिफाइड फैट्स को ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और फैट भी दो तरह के होते हैं, गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। एक को कहते हैं हम लोग HDL, एक को कहते हैं LDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।